नमस्कार बच्चों, दिव्या क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा चैप्टर है बच्चों 9th क्लास का एसएसटी का ये 3rd चैप्टर है बच्चों, जिसका नाम है वायुमंडल और जलवायु। तो वायुमंडल क्या होती है बच्चों और ये किस तरह से हमारे जीवन पर असर डालती है, मौसम पर असर डालती है, और जलवायु क्या है बच्चों, जलवायु से हम क्या समझते हैं। तो ये सभी बातें हम समझेंगे बच्चों इस चैप्टर के अंदर। बहुत ही इजी चैप्टर है हमारा ये, और बहुत इजी वे से हम इस चैप्टर को समझेंगे, और साथ ही साथ ऐसे पॉइंट को हाईलाइट करते चलेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए परिचय के साथ अपना चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? हमें दिखते हैं बादल, धूप, हवा महसूस करते हैं, और ये सब जो है पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद होती है, एक चादर की तरह से, एक आवरण की तरह से। जो ये हवा का घेराव है पृथ्वी के चारों तरफ, इसी को कहा जाता है बच्चों वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। ये जो वायुमंडल है बच्चों, ये ग्रेविटी के कारण धरती के चारों ओर बंधा रहता है, और इसमें बहुत अलग अलग तरह की गैसों का मिश्रण होता है जो धरती पर जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर जो ये वायुमंडल है, ये सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से भी पृथ्वी वालों की रक्षा करता है या पृथ्वी की रक्षा करता है, और ये धरती के तापमान को भी नियंत्रित करता है बच्चों। सूरज से जो ऊर्जा आती है उसको ये वापस से अंतरिक्ष में नहीं जाने देता, उसको रोक के रखता है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है बच्चों? ग्रेविटी वह बल है बच्चों जिससे धरती अपने आसपास की चीज़ों को, चाहे वो वायुमंडल हो या पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हो, उन सब को अपनी तरफ खींचकर रखती है। इसी को कहा जाता है बच्चों गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों हमारा वायुमंडल की संरचना और वायुमंडल की संरचना और बनावट। तो वायुमंडल की संरचना कैसे हुई है बच्चों? क्या स्ट्रक्चर है वायुमंडल का, किस तरह से ये बना हुआ है? तो वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना हुआ है बच्चों। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है नाइट्रोजन की। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा वायुमंडल है, और यहाँ से यहाँ तक लगभग 78% नाइट्रोजन होती है, जो पेड़ पौधों के लिए बहुत आवश्यक होती है बच्चों। दूसरे नंबर पर आती है बच्चों ऑक्सीजन। जैसे ये आप ग्रीन देख सकते हैं, ये है ऑक्सीजन। ये 21% होती है बच्चों पूरे वायुमंडल में, जो पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सब के लिए बहुत आवश्यक है। फिर है बच्चों आर्गन, जो 0.93% है। फिर है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी पौधों के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, क्योंकि पौधे जो हैं इससे अपना खाना बनाते हैं, और ये होती है बच्चों 0.014%। इसके अलावा वायुमंडल में जल वाष्प भी होते हैं बच्चों, धूल के कण भी होते हैं। जल वाष्प जो होता है बच्चों, वो 1 से ये 0.1% से लेके 0.4% तक इसकी जो स्थिति है वो बदलती रहती है। ये बादल बनाने और बारिश में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं बच्चों। जो हमारे जलवाष्प हैं, इनके कारण ही बादल बनते हैं, इन्हीं के कारण बारिश होती है। ऊंचाई पर बढ़ने के साथ वायुमंडल का जो संगठन है वो बदलता रहता है बच्चों। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल कई परतों में बटा हुआ है बच्चों, कई लेयर में ये बटा हुआ है, और ये परतें तापमान, घनत्व में बदलाव के आधार पर बनी हुई हैं बच्चों। तापमान और घनत्व जैसे जैसे बदलता है, वायुमंडल की परतें भी बदलती हैं। धरती की सतह के पास हवा का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है बच्चों। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो हवा का जो घनत्व है वो कम होता चला जाएगा। आपने देखा होगा कि एवरेस्ट पर जो पर्वतारोही चढ़ते हैं वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर हम चढ़ेंगे वायुमंडल का घनत्व कम होता चला जाएगा। इसकी जो पहली लेयर है बच्चों वो है शोभमंडल। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण ये परत होती है, और इसकी जो ऊंचाई होती है बच्चों वो पृथ्वी से लगभग 12 किलोमीटर ऊपर तक होती है, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसका तापमान भी घट जाता है। इसी शोभमंडल में हम सांस लेते हैं, रहते हैं। साथ ही ज़्यादातर जो जलवाष्प और बादल है वो इसी लेयर में होते हैं। लगभग जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं बच्चों, चाहे बारिश हो, कोहरा हो, ओले हो, आंधी हो, तूफान हो, वो सभी कुछ इसी लेयर में शोभमंडल के अंदर ही आता है।
दूसरी जो लेयर है बच्चों वो है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर होता है, ये लगभग 50 किलोमीटर तक फैला होता है। और इसकी ये जो क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल है बच्चों, इसमें मौसम की जो गड़बड़ियाँ हैं, मौसम की जो घटनाएं हैं वो नहीं होती। यहाँ पे ना तो बादल होते हैं ना बारिश होती है, इसीलिए यहाँ इसी लेयर में हवाई जहाज़ बहुत आसानी से उड़ पाते हैं। हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए लेयर सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें एक ओजोन गैस की परत भी होती है बच्चों, जो सूरज से आने वाली हानिकारक यूवी किरणों को छान कर ही पृथ्वी पर आने देती है। यानी कि कुल मिला के ये एक सनस्क्रीन का काम करती है पृथ्वी के लिए। फिर है बच्चों तीसरी जो लेयर है वो है मध्यम मंडल। ये तीसरी परत है और लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली होती है समताप मंडल के ऊपर। और ऊंचाई बढ़ने के साथ इसमें तापमान जो है वो घटता है। अंतरिक्ष से आने वाले ज़्यादातर जो उल्कापिंड होते हैं बच्चों, वो इसी लेयर में जल के ख़त्म हो जाते हैं, वो पृथ्वी तक नहीं आ पाते हैं। क्षोभ मंडल और मध्यम मंडल में ही ऊंचाई के साथ तापमान जो है बच्चों वो घटता है, बाकी किसी लेयर में ऐसा नहीं होता है। चौथी इसकी लेयर है बच्चों आयन मंडल या ताप मंडल, इसको हम कहते हैं। यहाँ तापमान ऊंचाई के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि यहाँ की जो गैसें हैं वो सूरज की एक्सरेज और यूवी रेज, इन किरणों को सोख लेती हैं। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 80 से 700 किलोमीटर ऊपर तक फैली होती है। यहाँ इसी लेयर में बच्चों धरती से जो रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस से ज़मीन पर जाती हैं, जिसके कारण रेडियो में प्रसारण हो पाता है। हमारा जो नेट चलता है, जो इंटरनेट कनेक्शन है, वो भी इसी के कारण होता है। आयन मंडल इसी का एक हिस्सा है बच्चों, और इसी के कारण उत्तरी और दक्षिणी जो गोलार्ध है हमारे, वहाँ पे एक घटना घटती है जिसको कहा जाता है ऑरोरा। ये बहुत ही चमत्कारी एक चीज़ है जो हमारे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर ही दिखाई देती है बच्चों। ये शब्द लैटिन से आया है, जिसका मतलब होता है बच्चों सुबह की रोशनी। सूरज से आने वाले आवेशित कण, चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो आते हैं और वो इसी लेयर में बच्चों ताप मंडल की लेयर में आके टकराते हैं और चमकीली कुछ रोशनी होती है, जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन रोशनी, ब्लू रोशनी और रेड रोशनी। इस तरह से ये रोशनी दिखाई देती है। लेकिन ये दिखाई कहाँ देती है बच्चों? ये केवल उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में ही दिखाई देती है। ये रंग बिरंगी रोशनी, इसी को कहा जाता है बच्चों ऑरोरा। सबसे आखिरी लेयर है हमारे वायुमंडल की, जिसको कहा जाता है बच्चों बाह्य मंडल। वायुमंडल की सबसे पतली और लास्ट परत होती है ये। यहाँ पर हवा बहुत पतली होती है। इसमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें होती हैं जो बहुत हल्की होती हैं, जिनको पृथ्वी की जो ग्रेविटी है वो अपनी तरफ खींच नहीं पाती और ये अंतरिक्ष में उड़ जाती हैं। अब देखते हैं बच्चों मौसम और जलवायु। यहाँ मौसम और जलवायु में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मौसम अलग चीज़ होता है बच्चों और जलवायु अलग चीज़ होती है, लेकिन दोनों जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो देखिए मौसम जो है हमारा, यानी कि वेदर जिसको हम कहते हैं, वो किसी जगह की घंटे दर घंटे या दिन प्रतिदिन जो बदलती है ना वहाँ का वेदर, उसी को मौसम कहते हैं बच्चों। ये बहुत तेज़ी से बदलता है बच्चों। मान लीजिए सुबह सूरज बहुत गर्म निकलता है, बिल्कुल साफ निकलता है, और दोपहर के बाद बारिश हो जाती है, तो उसी को मौसम कहेंगे बच्चों। जो घंटे दर घंटे बदल जाता है, या दिन रात तक भी बदल जाता है, या एक दिन में 2 बार भी बदल जाता है, कभी आंधी कभी बारिश, कभी सूरज निकल जाता है, तेज़ धूप हो जाती है, उसी को कहते हैं बच्चों मौसम। जलवायु यानी कि क्लाइमेट बच्चों, ये किसी बड़े क्षेत्र का, बड़े भूभाग का आमतौर पर मौसम ही होता है, लेकिन ये लगभग 30 से 40 साल एक जैसा रहता है। यानी कि वो जो मौसम है वो स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि हमारे भारत में है, एक साल में 4 ऋतुएं होती है, सर्दी, गर्मी और बरसात, और हर साल वही चक्र जो है बच्चों वो रिपीट होता है, वही चक्र चलता रहता है। कभी सर्दी आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है, और कभी बारिश आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो सीज़न है ये चेंज होते रहते हैं, हर साल ये चक्र रिपीट होता रहता है। लगभग 30 से 40 साल तक इसमें कोई बदलाव नहीं होता बच्चों, कोई बदलाव इसमें नहीं होता। इसी को कहते हैं जलवायु। ये बहुत आसानी से नहीं बदलती, और इसमें जो है औसतन किसी भी देश की मौसमी
स्थितियाँ होती हैं कि नॉर्मली वहाँ पे कैसा मौसम रहता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं मौसम और जलवायु के तत्व। मौसम और जलवायु के जो तत्व हैं बच्चों, जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं, इस पर असर डालते हैं, वो दोनों एक जैसे ही हैं। जैसे कि तापमान है, आर्द्रता है, वर्षण है। ठीक है, इनको एक एक करके समझते हैं। तापमान यानी कि टेम्परेचर बच्चों, दिन रात और मौसमों के हिसाब से ये बदलता है। फिर इसको सबसे प्रभावित करने वाला कारक क्या है बच्चों? वो हम सभी जानते हैं, वो सूरज है। सूरज से आने वाली, निकलने वाली ऊर्जा है जो इसको बढ़ाती है। फिर भूमध्य रेखा के आसपास भी इसको देखा जा सकता है कि भूमध्य रेखा से ऊपर जब ये ध्रुवों की तरफ जाती है, दक्षिणी और उत्तरी, तभी भी तापमान घटता है बच्चों। आर्द्रता क्या होती है बच्चों? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ये वायु में नमी को कहा जाता है बच्चों। जितनी वायु में नमी होगी उसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है। जब हवा में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है उसे आर्द्रता कहते हैं। और गर्म हवा में ही जलवाष्प रखने की क्षमता जो है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए उसमें आर्द्रता भी ज़्यादा होती है। जैसे आप मानसून के मौसम में देखते हैं कि आर्द्रता वाला सीज़न ये होता है, बहुत नमी इस समय पे होती है वायु में, तो कपड़े सूखने में भी समय लगता है। लोगों को जो पसीना आता है वो भी बहुत आसानी से नहीं सूख पाता। तो इसी को कहते हैं बच्चों आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, यानी कि वायु में नमी का होना। फिर है बच्चों वर्षण या वृष्टि, इसको कह सकते हैं। जब वायुमंडल में जलवाष्प से संतृप्त हो जाता है या सैचुरेटेड हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है जलवाष्प, और वो संघनित हो जाता है, यानी कि या तो वो तरल में बदल जाएगा या फिर वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे क्या होता है, फुहारें आती हैं, बारिश होती है। अगर वो तरल में कन्वर्ट हो गया तो लिक्विड में, और अगर वो ज़्यादा ही संघनित हो गया तो वो बर्फ़ या ओलों में बदल जाता है। तो उसी को कहते हैं बच्चों वर्षण। इससे प्रभावित करने वाले कारक हैं बच्चों उस क्षेत्र की हवाएं, पहाड़ और मौसम कैसा है। जब ये तरल रूप में गिरती है तो इसे हम कहते हैं बच्चों बारिश, और ये सबसे आम रूप है वर्षण का। ये जब होती है बारिश बच्चों तो उस क्षेत्र का जो तापमान है वो घट जाता है और भूजल का जो स्तर है वो बारिश के कारण बढ़ जाता है बच्चों। भूजल जो हमें मिलता है वो मुख्य रूप से हमें बारिश से ही मिलता है बच्चों। फिर है बच्चों वायु का दबाव। वायु का दबाव क्या है पृथ्वी पर? हवा के वजन से धरती की सतह पर पड़ने वाला दबाव ही वायु दबाव कहलाता है बच्चों। और ऊंचाई से बढ़ने पर दबाव तेजी से घटता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो वायु का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, यानी समुद्र तल पर दबाव सबसे ज़्यादा होगा। गर्म इलाकों में हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और लो प्रेशर बनाती है, उसको लो प्रेशर वाला क्षेत्र कहते हैं। और वहाँ होते हैं बच्चों बादल और गीला सा मौसम होता है। ठंडे इलाकों में क्या होता है, हवा भारी हो जाती है और वो नीचे बैठ जाती है, यानी वो हाई प्रेशर वाला क्षेत्र बन जाता है। वहाँ का मौसम होता है बच्चों बहुत साफ़ होता है, खिली धूप होती है, अच्छा मौसम वहाँ का होता है। हवा जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से बच्चों, हवा जो होती है बच्चों वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही बहती है हमेशा। हवा, विंड, उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ बहती है, ये उसकी गति होती है, चाल होती है, और इसी को कहते हैं बच्चों पवन। ये धीमी भी हो सकती है और तेज भी हो सकती है बच्चों, ये दोनों तरह से हो सकती है। अब है बच्चों स्थानीय हवाएं, जिसको स्थल समीर और समुद्र समीर कहते हैं। समीर का मतलब होती है बच्चों हवा, ठीक है, और स्थल का मतलब बच्चों आप सभी जानते हैं ज़मीन, तो ये ज़मीन की हवा। और समुद्र समीर यानी समुद्र की हवा, ठीक है। समुद्र समीर बच्चों सी ब्रीज किसको कहते हैं, और ये दिन के समय होती है, ये घटना खास तौर से दोपहर के समय में होती है। समुद्र से ज़मीन की तरफ बहती है, यानी कि जो समुंदर है बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा समुंदर है और ये ज़मीन है। तो समुंदर पर हाई प्रेशर होता है वायु का, तो जिस कारण ये दिन के समय, दोपहर के समय मोस्टली इस तरह से हवा बहेगी, समुंदर से ये ज़मीन की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे है हाई प्रेशर और यहाँ पे है लो प्रेशर, ठीक है बच्चों, जिससे ज़मीन पर निम्न दबाव पड़ता है और हवा जो है वो समुंदर से ज़मीन की ओर बहने लगती है। फिर रात के समय होता है बच्चों स्थल समीर, ठीक है, रात के समय है बच्चों स्थल समीर।
रात में ज़मीन से समुंदर की तरफ ये बहती है। ज़मीन रात को बच्चों ठंडी हो जाती है और ये हवा कुछ इस तरह से बहती है। अब यहाँ पे तो हो गया हाई प्रेशर और समुंदर का पानी अभी भी गर्म है, वो ठंडा नहीं हो पाया है, यहाँ पे हो गया लो प्रेशर। तो इस तरह से रात के समय ये घटना घटती है। ये तटीय इलाकों में मौसम को संतुलित करके रखती है बच्चों। ये जो है प्रक्रिया है, ये जो घटना है, ये मॉडरेट रखती है वहाँ के मौसम को। अगला टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत में ऋतुएं, सीजन इन इंडिया। भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है बच्चों। तो उष्ण कटिबंधीय का मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। उष्ण का अर्थ होता है बच्चों गर्म या ताप, ठीक है, गर्म या ताप, इसको आप समझें। और कटिबंधीय होता है बच्चों क्षेत्र, तो इसका अर्थ हो गया कि ताप वाला क्षेत्र। और मॉनसून की हवाएं हमारे देश के मौसम को प्रभावित करती हैं, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु कहा जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतुएं पाई जाती हैं, उनको मान्यता दी गई है। सबसे पहले है हमारी शीत ऋतु बच्चों, विंटर जिसको हम कहते हैं। ये दिसंबर से अप्रैल के शुरुआत तक मानी जाती है और इसमें सबसे ठंडे महीने होते हैं दिसंबर और जनवरी। और जो औसतन तापमान होता है उत्तर और पश्चिम भारत का, वो होता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। भूमध्य रेखा की तरफ ये थोड़ा बढ़ जाता है और यहाँ हो जाता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। फिर है बच्चों ग्रीष्म ऋतु, मानसून ऋतु। मानसून से पहले की जो ऋतु है प्री मानसून ऋतु, जिसको हम कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, ये अप्रैल से जून तक होती है और उत्तर पश्चिम भारत में जुलाई तक आती है। पश्चिमी और जो दक्षिणी भाग है भारत का, उसमें सबसे गर्म महीना अप्रैल का माना जाता है बच्चों, अप्रैल और मई का। ज़्यादातर भारत में औसतन तापमान ग्रीष्म ऋतु में होता है 32 से 40 डिग्री सेल्सियस बच्चों। अब है बच्चों मानसून यानी कि वर्षा ऋतु। ये जून से सितंबर तक भारत में मानी जाती है और इसमें जो नमी वाली मानसून होती है या मौसम उस समय होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून का दबदबा इस समय पे होता है। दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं चलती हैं समुंदर के ऊपर से, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी की तरफ से होते हुए भारत पे आती हैं, भारत के ऊपर से होकर गुजरती हैं। तो यही जो मानसून हवाएं हैं, यही भारत में जून से लेके सितंबर तक बारिश ये करवाती हैं बच्चों। अक्टूबर की शुरुआत में उत्तर भारत से मानसून वापस लौटता है बच्चों और उस समय दक्षिण भारत में ये ज़्यादा बारिश करते हैं। मॉनसून पश्चात जो ऋतु आती है बच्चों, ये अक्टूबर से दिसंबर तक मानी जाती है और इसमें आमतौर पर जो आसमान होता है वो साफ होता है, बादल बिल्कुल नहीं होते, सूरज बहुत अच्छे से निकलता है। लेकिन हिमालयी क्षेत्रों में बच्चों शीतोष्ण के कारण, बहुत ज़्यादा ठंड के कारण, यहाँ 2 और अतिरिक्त ऋतुएं होती है जिसको कहते हैं शरद ऋतु और बसंत ऋतु। ये हिमालय क्षेत्रों में ज़्यादा मानी जाती हैं। अब है बच्चों मानसून। मानसून अभी हम पढ़ रहे थे। तो भारत की जलवायु मानसूनी हवाओं से प्रभावित होती है बच्चों। ये जो शब्द है मानसून बच्चों, ये अरबी भाषा के मौसमी शब्द से आया है और जिसका मतलब होता है मौसम। अरब के जो व्यापारी भारत में आते थे व्यापार करने, प्राचीन समय से ही उन्होंने इसका नामकरण किया था। प्राचीन काल के जो नाविक थे, जो मछलियाँ पकड़ने समुद्र में जाते थे, उन्होंने सबसे पहले ये मानसून वाली जो परिघटना भारत में होती थी इसको पहचाना। मानसूनी हवाएं मौसमी होती हैं और ये 2 प्रकार की होती हैं बच्चों। पहली दक्षिण पश्चिमी मानसून जो अभी हमने पढ़ा था, दक्षिण पश्चिम मानसून, ग्रीष्म मानसून जिसको हम कहते हैं। ये जून से सितंबर के बीच हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से होती हुई ज़मीन की तरफ आती हैं। क्यों आती हैं बच्चों? अभी हमने सीखा कि हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये समुद्र तल के समुद्री एरिए हैं। तो यहाँ पे वायु का जो प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है, तो ज़मीन का जो प्रेशर है वो लो हो गया, तो ये हाई से लो की तरफ जाएंगी और भारत में बारिश करवाएंगी। कारण गर्मियों में भारत का जो भूभाग है समुंदर से जल्दी गर्म हो जाता है और भारत के ऊपर निम्न दबाव बनता है, लो प्रेशर बनता है, जबकि हिंद महासागर पर उच्च दबाव बनता है बच्चों। हवा उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ जाती है और इसीलिए ज़मीन की तरफ बहती है और बारिश लाती है झमाझम वाली भारत के अंदर। ये भारत की ज़्यादातर वार्षिक बारिश के लिए जिम्मेदार है बच्चों, ये दक्षिण पश्चिमी
मॉनसून। ये कुछ इस तरह से बहती हैं बच्चों, देखिए आप, ये इस एरिए से, यहाँ से दक्षिण से ये ऐसे बहेंगी, ठीक है बच्चों, और पश्चिम से भी ये इस तरह से आएंगी। इनका फेस इस तरफ होता है बच्चों, ये इस तरफ आती हैं, ठीक है, और ये बारिश करवाती हैं। अब देखते हैं बच्चों उत्तर पूर्व मॉनसून, अक्टूबर से फरवरी के बीच आती हैं और सर्दियों में भारत का भूभाग समुंदर से जल्दी क्या हो जाता है बच्चों, ठंडा हो जाता है और ज़मीन पर बनता है हाई प्रेशर और समुंदर पर होता है लो प्रेशर, जिससे ठंडी और सूखी हवाएं ज़मीन से समुंदर की तरफ बहती हैं और भारत में बारिश नहीं लाती हैं। भारत के उत्तर भारत में कोई बारिश ये नहीं लाती हैं। लेकिन जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होके गुजरती हैं ना बच्चों, तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का जो तटीय क्षेत्र होते हैं, समुंदर के पास वाले, ऐसे वाले जो क्षेत्र होते हैं समुंदर के पास वाले, इनमें ये भारी बारिश लेकर आती हैं। यानी देखिए इस चित्र में, देखिए आप, ये कुछ इस तरह से बहती हैं बच्चों, ये कुछ इस तरह से बहेंगी, इनका फेस अब इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन क्षेत्रों में बच्चों, इन क्षेत्रों में ये बारिश करवाएंगी। भारत में मॉनसून का क्या महत्व है बच्चों, क्यों इम्पॉर्टेंट है भारत में मॉनसून? भारत की जो ज़्यादातर खेती होती है बच्चों, लगभग 60% वो मॉनसून पर निर्भर होती है, उस पर डिपेंड होती है। किसान अपनी बुआई के लिए, नई फसल लगाने के लिए बारिश पर निर्भर होते हैं पूरी तरह से। अच्छा मॉनसून जो है बच्चों, वो पर्याप्त भोजन उत्पादन करने के लिए अच्छा है। फिर नदियों में, जलाशयों में, कुओं में, तालाब में जो पानी की कमी हो जाती है समर सीज़न में, उसको ये पूरी कर देता है। फिर दैनिक जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, परिवहन के लिए, त्योहारों के लिए, रोज़गारों के लिए भारत में इसको बहुत महत्व दिया जाता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में, गांव वगैरह के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे मॉनसून को बहुत महत्व दिया जाता है। वैसे तो पानी के हिसाब से देखें, जल की आपूर्ति के हिसाब से देखें बच्चों, तो ये पूरे भारत के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा बारिश से बाढ़ आ सकती है बच्चों, जबकि कमज़ोर मॉनसून अगर रह जाए तो सूखा भी पड़ सकता है, सूखा अक्सर पड़ता है बच्चों कमज़ोर मॉनसून के कारण। जलवायु परिवर्तन कैसे होता है बच्चों, क्लाइमेट चेंज किस तरह से होता है? आप अक्सर सुनते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पृथ्वी का जो स्तर है, ज़मीन का जो गर्म ज़्यादा रहने लगी है, पृथ्वी की जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। तो वो क्यों होता है बच्चों? वो होता है जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण बच्चों। धरती के सामने आज ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है जलवायु परिवर्तन, और इसमें मुख्य रूप से मानव की जो गतिविधियां हैं, मानव के जो काम है, वो इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं। उन्होंने ये गड़बड़ी ज़्यादातर की है। इसमें तापमान, बारिश और हवा शामिल होती है बच्चों, और ये दीर्घकालिक बदलाव है, मतलब बहुत समय से जो बदलाव चल रहा है उसके कारण ये होता है। इसके मुख्य कारण क्या है बच्चों, जो इंसान ने क्रिएट किए हैं, मानव ने क्रिएट किए हैं, वो सबसे पहले है जीवाश्म ईंधन, जो हमारा डीजल, पेट्रोल, कोयला, इन सब को हम जलाते हैं और जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। फिर वनों की कटाई, सबसे ज़्यादा पेड़ काटते हैं और लगाते हैं नहीं। फिर है बच्चों औद्योगिक प्रदूषण, जो कारखाने, फैक्ट्रियों से जो कार्बन, मीथेन गैसें निकलती है उनके कारण होता है। ये गतिविधियाँ ग्रीन हाउसेस गैसों का कारण बनती है बच्चों। इनको ग्रीन हाउसेस गैस से क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि ये गर्मी को पकड़ के रखती हैं, गर्म करती हैं पृथ्वी को। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें मीथेन है, नाइट्रेट ऑक्साइड है और जल वाष्प है बच्चों, जो गर्मी को रोक कर रखती हैं और वैश्विक तापमान बढ़ाती हैं बच्चों। परिणाम इसके क्या होते, क्या रिजल्ट होता है इस सब का? एक तो ज़्यादा बार बाढ़ आएगी या सूखा पड़ेगा। फिर ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं, जिससे नदियों का स्तर बढ़ रहा है, बार बार बाढ़ आ रही है। फिर है बच्चों समुंदर का स्तर बढ़ रहा है, जिससे समुंदर के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको परेशानी होती है। फिर जो जैव विविधता है, हमारे जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। जैव विविधता में देखिए कि आप बहुत सारे पेड़ पौधे जो प्राचीन समय से भारत में होते थे, उनमें से बहुत सारे लुप्त हो चुके हैं, बहुत सारे जानवर लुप्त हो चुके हैं। तो वो नुकसान भी हमें क्लाइमेट चेंज के कारण ही उठाना पड़ रहा है बच्चों। फिर मानव का जो स्वास्थ्य है, कृषि, आजीविका, इन सब पर भी असर डाल रहा है, और ख़ासकर ये महिलाओं और बच्चों पर ज़्यादा असर डालता है बच्चों। इसे कम करने के उपाय क्या हैं बच्चों? कई बार एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाता है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसके कुछ उपाय सुझाइए। तो सबसे पहले है बच्चों कार्बन फुटप्रिंट।
कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है बच्चों जो इंसान, जो व्यक्ति, जो हम घटनाएं करते हैं, जैसे हम कितनी एनर्जी का उपयोग करते हैं और उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, या जो हम यात्राएं करते हैं उसमें कितना ईंधन जलता है, कितना कोयला, पेट्रोल, डीजल जलता है, या जो उत्पादन हम करते हैं, जो काम करते हैं, उन सभी को मिलाकर अगर ग्रीन हाउसेस गैसों की मात्रा ज़्यादा निकलती है तो उसी को कहा जाता है बच्चों ग्रीन हाउसेस गैसें। और इसको हम जितना कम करेंगे बच्चों और कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो उसको कहा जाएगा बच्चों कार्बन फुटप्रिंट। नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं हम बच्चों, यानी कि जैसे कि सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा है बच्चों, ठीक है। फिर है हमारी जल ऊर्जा, फिर है बच्चों हमारी वायु ऊर्जा, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं हम इनको एनर्जी में कन्वर्ट करके, तो ये होगी नवीकरणीय ऊर्जाएं, इनका इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। फिर है बच्चों जंगलों की कटाई कम से कम की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, और हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज किया जाए, एक अच्छा टिकाऊ जीवन शैली हमको जीनी चाहिए। सबसे लास्ट पार्ट में आते हैं हम बच्चों चैप्टर के, इसमें दे रखी है पंजाब की केस स्टडी। आपने पिछले साल नोट किया होगा कि पंजाब में 2025 में बाढ़ आई थी बच्चों, तो वो किन कारणों से आई थी उस पर हमें डिटेल से यहाँ पे पढ़ना है। 2025 में पंजाब में भारी मानसूनी बारिश आई थी जिसमें सतलुज, ब्यास और रावी नदियों में लगातार बढ़ते जल स्तर के कारण, यानी पानी लगातार उसमें बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण आती है यहाँ पे भीषण बाढ़, और इसमें गांव, खेत, घर, सड़कें सब कुछ नष्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हानि यहाँ पर होती है। राज्य को जो है भारी आर्थिक नुकसान भी होता है, पैसे की तरफ से भी नुकसान होता है, वहाँ की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। फिर समाज जो है वो अव्यवस्थित हो जाता है। फिर पर्यावरणीय बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर खड़ी हो जाती हैं, जिससे बेहतर बाढ़ प्रबंधन और तैयारी की ज़रूरत उजागर होती है बच्चों, यानी कि सरकार को, लोगों को और ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए था और ज़्यादा तैयार रहना चाहिए। इसके कुछ कॉज थे बच्चों, कारण थे। क्या कारण थे? प्राकृतिक कारण पढ़ेंगे पहले। 2025 में पंजाब में बहुत भारी मानसूनी बारिश हुई, जिससे पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी और ज़्यादा बढ़ गई। पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं बच्चों पश्चिम से आने वाले कुछ और मानसूनी हवाएं, जिन्होंने और ज़्यादा बारिश इस क्षेत्र में कराई। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी बारिश हो रही थी, जिसके कारण सतलुज, ब्यास, रावी और घग्गर जैसी नदियां जो पहले से ही उफान पर थी उनमें और ज़्यादा पानी आ गया, और अतिरिक्त बारिश से पहाड़ों और स्थानीय बारिश का पानी नदियों में बहकर आने से पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई, जिससे इन नदियों में बाढ़ आ गई। फिर इसके कुछ मानव निर्मित कारण भी थे बच्चों, कॉज भी थे, जिसमें कमज़ोर और पुराने जो बांध थे वो टूट गए, वो भारी बारिश का बोझ नहीं झेल पाए। लोगों ने नदियों के बहुत करीब घर बना लिए थे, खेत बना लिए थे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो लोग अपने घर जो हैं वो खेतों की तरफ, नदियों की तरफ बनाने लगे हैं, जिससे जो प्राकृतिक जगह थी वो कम हो गई और नदियों का जो पानी आ रहा था बाढ़ के रूप में, उसको फैलने के लिए जगह नहीं मिली। फिर है नदियों और बांधों में गाद का जम जाना बच्चों। मान लीजिए बच्चों ये एक नदी है, ठीक है, अब इसमें अगर गाद नहीं जमेगी तो ये बहुत गहरी होती है बच्चों, और अगर इसमें गाद जम जाएगी तो ये ऊपर तक भर जाएगी बच्चों, यानी कि इसकी जो गहराई है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या है पानी भी इसमें बहुत कम आएगा और वो ऊपर से फैलेगा और वो गांव वगैरह को डुबो देगा, बाढ़ आ जाएगी। कुछ इलाकों में बाढ़ की चेतावनी भी देर से आई बच्चों, जिससे लोग तैयार नहीं हो पाए और ये घटना बहुत बड़े लेवल पर बढ़ गई। इसके क्या क्या असर पड़े बच्चों लोगों पर? कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, हज़ारों लोगों को सुरक्षा के लिए राहत शिविरों में रहना पड़ा अपने घरों को छोड़ के। बड़े इलाकों में जो खेती हो रही थी बच्चों, मोस्टली यहाँ पर धान की खेती बहुत अच्छी होती है इस समय पे, वो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई थी, पूरी की पूरी नष्ट हो गई थी उस समय। मुर्गी और जो डेयरी फार्म थे, जैसे गाय, भैंसे, मुर्गियाँ, ये सब बीमार हो गई थी या पानी में डूब के मर गई थी, इनको नहीं बचाया जा सका। फिर सड़कें, पुल, वहाँ के जो हॉस्पिटल हैं, सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं, अस्पताल, ये सभी चीज़ें वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गई थी, यानी कि नष्ट हो गई थी, टूट गई थी। और गंदा रुका हुआ पानी, जिसमें जो जानवर मरे पड़े थे, उनके कारण भी बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाती हैं, यानी कि यहाँ पर स्वच्छता की समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं बच्चों। तो ये कुछ प्राकृतिक कारण से हुआ और कुछ बच्चों इंसानों के कारण से भी हुआ। मानव निर्मित कारण भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो लास्ट में एक सवाल है बच्चों, हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इस सवाल का जवाब आपको ज़रूर देना अगर किसी बच्चे को आता है तो। सवाल है, अगर
आज धूप है और कल बारिश हो जाए तो इसे मौसम कहेंगे या बच्चों जलवायु कहेंगे? इसको कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी खास चैप्टर करवाना है या कोई भी खास चैप्टर समझना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चैप्टर को पढ़ने के लिए, चैप्टर को समझने के लिए बहुत बहुत थैंक यू बच्चों।